प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज कई दिन में आपसे मुलाकात हो रही है। आज की क्लास बड़ी खास होने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, आज हमने एक नई सीरीज संविधान पर चालू की है और संविधान से जुड़े हुए सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। आपका कोई भी प्रश्न संविधान का ऐसा नहीं रहेगा जो यहां से बाहर आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बात करेंगे जैसे आखिर वो कौन सा प्रारूप, कौन सा प्रावधान रहा जिसके अंतर्गत भारतीयों के लिए सबसे पहले संविधान निर्माण की बात की गई। आखिर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रोसेस क्या रहा, वो प्रक्रिया कैसे लाई गई, कैसे उसे आगे बढ़ाया गया। बहुत सारे पहलुओं पर हम बारी बारी चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बहुत सारे पहलुओं पर आपके इसी प्लेटफॉर्म पर, ये जो टॉपिक है हमारा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और जो हमारा पढ़ाई की पंचायत जो यहाँ पर चल रहा है, आपका जो टॉपिक है हमारा ये संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, इस पर हम बात करेंगे आपके। और जैसा कि आप जानते हो, भारत के संविधान का निर्माण हुआ वो कोई एकाएक निर्माण नहीं हुआ है, उसके लिए एक क्रमिक तौर पर अपनाई गई प्रक्रिया है। यदि मैं आपसे कहूं एक बात कि आखिर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए वो कौन सा प्रावधान था या कौन सा प्रस्ताव था या किसके माध्यम द्वारा वो सबसे पहले लाया गया, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, आखिर वो कौन से प्रस्ताव रहे जिसने सबसे पहले भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात कही। या मैं कहूं आपसे, भारत में जो संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, ये कथन किसका है? या हमारे संविधान के लिए ये किसने कहा कि भारतीय संविधान का जो संघात्मक जो ढांचा है वो किसी तंग ढांचे के समान माना जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हमारे संविधान के संदर्भ में लोगों ने कहे हैं। हम लोग जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं, यहां से ये संविधान के निर्माण के प्रक्रिया की बात करोगे आप लोग, तो हम वहीं से बात करेंगे आपके कि आखिर संविधान का जो निर्माण हो रहा है, ये सामने जो जानेंगे सब लोग, तो ये प्रक्रिया हमारी कहां से आरंभ हुई है। ज्यादातर विद्यार्थियों मस्तिष्क में आ रहा होगा कि ये प्रक्रिया कैबिनेट मिशन से आरंभ हो रही है। बहुत से विद्यार्थी बात करेंगे क्रिप्स मिशन से बात करेंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए संविधान के निर्माण की ये प्रक्रिया मूल रूप से उस समय आरंभ हुई हमारे यहां पर जब यहां वर्ष 1940 में, वर्ष 1940 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वर्ष है। ये उस वर्ष की बात हो रही है जब हमारे यहां दौर चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का। ये सबके मस्तिष्क में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से ये सेकंड वर्ल्ड वॉर है जिसका प्रारंभ वर्ष 39, यहां पे 1939 से और वर्ष 1945 तक, यानी हम कह सकते हैं समझने के लिए कि विश्व युद्ध लगभग 6 वर्ष तक चला। चूंकि हमारा विश्लेषण का जो आज जो माध्यम है वो आपका विश्व युद्ध समझाना नहीं है, जो हम लोग बात कर रहे हैं विश्व युद्ध पर बात नहीं कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर है कि आखिर संविधान के निर्माण किस प्रकार, किस प्रक्रिया से गुजरा है, कौन कौन से चरण रहे हैं जिसके अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ है। हम उन पहलुओं पर बात करेंगे। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, चूंकि इस विश्व युद्ध के कहीं ना कहीं इसे गर्भ में संविधान निर्माण का प्रोसेस निहित है, इसलिए मैंने कहा कि हम बात करेंगे आखिर ये द्वितीय विश्व युद्ध हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध पर बात कर रहे हैं। इस विश्व युद्ध के दौरान एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, जो अक्सर पूछा जाता है कि इस समय ब्रिटेन का नेतृत्व कौन कर रहा था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहां पर कौन है? वो विंस्टन चर्चिल हैं। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर विंस्टन चर्चिल उस समय देश के PM हुआ करते थे ब्रिटेन के। ये चर्चिल जो भारत की स्वतंत्रता के बहुत बड़े विरोधी थे, ये संवैधानिक सुधारों के पक्षधर भी नहीं थे। लेकिन आपको मस्तिष्क में आ रहा होगा, जब जिस समय प्रधानमंत्री है यहां पर, तो उस समय आखिर इनको क्या ऐसा हो चला जिसके चलते इन्होंने भारत में संविधान निर्माण में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रुचि ली। आखिर वो कौन सा पहलू रहा, उन सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। ये वही वर्ष है 1940 का जब इन्होंने तत्कालीन भारत के वायसराय, शायद आपके माइंड में आ रहा होगा उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो माइंड में आना चाहिए अब आपके, उसमें लॉर्ड लिनलिथगो। कौन है आपके? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड
लिथगो, ये उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। यहां से इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे यहां पे कि 1940 में भारत का वायसराय कौन था। वायसराय समय ने, आप लोग इतिहास के पन्नों से बात नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर संविधान की बात करेंगे सीधी। वर्ष 1940 में लॉर्ड लिलिथगो ने जो प्रस्तावों की घोषणा की, जिन प्रस्तावों को हमारे यहां पर अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, यहां ध्यान देंगे, इनको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, ये बड़े महत्वपूर्ण है यहां से। और ये 8 अगस्त वर्ष 1940 को घोषित किए गए। यहां पर घोषणा यहां पर हो रही है, अगस्त प्रस्ताव घोषणा हो रही है आपके 8 अगस्त 1940 को। इसको नोट डाउन कर लेंगे। आपके मस्तिष्क में विषय आ रहा होगा कि आखिर इन अगस्त प्रस्तावों को हम यहां क्यों बात कर रहे हैं। मैंने बात इसलिए की है क्योंकि ये वही प्रस्ताव है, इन्हें अगस्त प्रस्ताव कहिए या इन्हें लिलिथगो प्रस्ताव कहिए, एक ही बात है। ये वही प्रस्ताव है जहां पहली बार भारतीयों के लिए सबसे पहले स्वयं का संविधान हो, इसकी बात कही गई है। तो एक प्रश्न बनता है, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, इसकी बात सबसे पहले हमें ब्रिटिश शासनकाल में कब मिलती है और ये बात किसने कही है। तो भले ही उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल हैं, विंस्टन चर्चिल, लेकिन वायसराय कौन है, लॉर्ड लिलिथगो उस समय भारत के वायसराय थे। और इन्होंने जिन प्रस्ताव में घोषणा करी आपके 8 अगस्त 1940 को, तो इनके द्वारा प्रस्ताव घोषित किए गए, उन प्रस्तावों को हमारे यहां लिलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अगस्त घोषणा भी कहते हैं। आपके एक प्रस्ताव और आएंगे, मैं उन पर बात करूंगा आपसे। आपको इतिहास के पन्नों में आपने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार पढ़े होंगे, बहुत फेमस है वो आपके, उनके बारे में हम बात करेंगे, वो भी बड़े महत्वपूर्ण है, पर वो इतिहास के पन्नों से हैं। ले चुके हम बात संविधान निर्माण कर रहे हैं, तो संविधान निर्माण पर सबसे पहले इन लिलिथगो प्रस्तावों में बात की गई है कि भारतीयों के लिए स्वयं का एक संविधान होना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगा आपको यहां पर कि आखिर इन लिलिथगो प्रस्तावों में क्या ऐसा रहा जो बहुत खास है, जिन पर बात कर रहा हूं आपके, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक पहला घोषणा में जो घोषणा की गई यहां पर जो घोषणा है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके यहां पर वायसराय की जो कार्यकारिणी है, यहां पर वायसराय की जो कार्यकारिणी, जो कार्यकारी कह लीजिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, इसका विस्तार किया जाएगा, कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा यहां पर। यह बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए है, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, इसका विस्तार किया जाएगा यहां पर। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से विस्तार में अधिकांशतः भारतीय शामिल होंगे इसमें। यह खास बात थी यहां पर, अधिकांशतः भारतीय होंगे इसमें, यानी कि आप यहां समझेंगे आ बातों को, यह बड़ी काम की बात है। यानी जो हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल बनेगी वायसराय के नेतृत्व में, इसके हेड कौन, वायसराय होंगे, लेकिन इसका विस्तार किया जाएगा, फैलाव किया जाएगा, और इसमें अधिकांश भारतीयों को जगह दी जाएगी, अधिकांश भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है आपके यहां पर, जो हम बात चर्चा कर रहे हैं, युद्ध के बाद, यहां पर काम की बात यहां पर है, युद्ध के बाद संविधान सभा, युद्ध के बाद संविधान सभा, ये आप पे काम की बात है। युद्ध के बाद एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। मतलब जो बात मैंने आपके वो यहां पर है, हमारे यहां पर, कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनेगी। यानी यहां तो ठीक है, कार्यकारी परिषद का विस्तार करिए, अधिकांश भारतीयों को शामिल करिए, यहां तक ठीक है आपके जो है। और जो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी यहां पर, जो आपको यहां नोट डाउन करनी चाहिए, जो आपको इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिहाज से, वो बात यह है कि ये एक युद्ध संबंधी मामलों पर, ये रहा, युद्ध संबंधी मामलों पर, इसको आप नोट डाउन करेंगे, मामलों पर विचार करने के लिए, युद्ध संबंधी मामलों विचार करने के लिए, ये रहा एक आपके युद्ध परिषद बनाई जाएगी आपके यहां पर, एक युद्ध परिषद, ये वाला। इसका मतलब ये होता है आपके कि युद्ध के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है आपके यहां पर, और आखिर अगर द्वितीय विश्व चल रहा है तो आपके वो कौन सी समिति होनी चाहिए, इस युद्ध परिषद को हमारे यहां एक परामर्श समिति के नाम से जाना जाता है। कहते हैं हम लोग युद्ध परामर्श समिति, क्या कहते हैं इसको, यहां पर एक नाम है इसका, आप नोट डाउन कर लेंगे इसको, ये रहा युद्ध परामर्श
समिति, ये रहा। इसे युद्ध परिषद कहा इन लोगों ने, इसी को आपके एक युद्ध परामर्श समिति कहा जाता है आपके। यानी कि जो लिलिथगो प्रस्ताव को मैंने बताया आपको 1940 के, हमारे लिए खास क्यों है, मैंने क्या बताया आपको कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो आरंभ हुई है उसका प्रारंभ में कहां देखने को मिल रहा है, वर्ष 1940 के लिलिथगो प्रस्तावों में। यही कहा गया है कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो एक प्रश्न आएगा, भारत में संविधान सभा का निर्माण पहली बार कहां पर, कौन से प्रस्तावों में हमें देखने को मिलता है आपके, तो आप बताएंगे लिलिथगो प्रस्तावों में पहली बार हमें संविधान सभा की बात कही गई है, बना नहीं है, संविधान सभा की बात कही, क्योंकि ये लिलिथगो प्रस्ताव असफल हो गए। भारतीय जितने भी दल थे यहां पर, उन्होंने इन प्रस्तावों को स्वीकार करने से मना कर दिया कि हमें आपके ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तो ये 1940 का जो लिलिथगो घोषणा पत्र है यहां पर, ये पूरी तरह फेल हो गया, असफल हो गया आपके। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या रहा यहां पर, महत्वपूर्ण ये रहा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए यहां पर पहली बार जो संविधान सभा शब्द है वो पहली बार हमें यहां पर देखने को मिला आपके। और इसलिए यह खास बात थी आपके। इन सबको तीनों बातों नोट डाउन कर लेंगे कि एक तो कार्यकारी परिषद बनाई जाएगी, उसमें अधिकांश भारतीय शामिल होंगे, शॉर्ट में बता रहा हूं। एक संविधान सभा का निर्माण होगा इसके दौरान युद्ध के बाद में, और एक आपके युद्ध संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए एक युद्ध परामर्श समिति, जिसे युद्ध परिषद भी कहा इन्होंने, और या युद्ध परामर्श समिति का ये बनाई जाएगी। तो अगर आपको बताना हो लिलिथगो प्रस्ताव क्या है, तो इन तीनों चार पॉइंटों को बता दीजिए, आपका लिलिथगो प्रस्ताव यहां आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रस्ताव असफल हो गए क्योंकि भारतीय दलों ने स्वीकार करने से मना कर दिया। जब ये प्रस्ताव असफल हो गए, चूंकि जो द्वितीय विश्व, मैं फिर कहूंगा पूरे संविधान का जो हमारा प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम निहित है। आपको जानना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जो बड़ा घटनाक्रम है यहाँ पर, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है इसमें। तो एक और आपके मित्र राष्ट्र हैं, इनको आपको जानना चाहिए, यहाँ पर मित्र राष्ट्र हैं, और दूसरी ओर आपके धुरी राष्ट्र हैं, ये वाले धुरी राष्ट्र, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इनको एक्सिस कंट्री भी कहा जाता है आपके यहां से। ये ज्यादातर विद्यार्थी हमारे मालूम होगी आपके। और मित्र राष्ट्र जो आपके जो अलायंस है, फ्रेंडली अलायंस है इनका आपके यहाँ पर, ये एक ग्रांड अलायंस भी था, बड़ा अलायंस था इन लोगों का यहाँ पर। तो इसमें मित्र राष्ट्र में कौन है, इसमें ब्रिटेन है जो मुख्य रूप से यहां शामिल है, इसमें फ्रांस है, ये कुछ राष्ट्र ऐसे थे यहां पर, बेल्जियम है, ये सब राष्ट्र यहां शामिल हुआ करते थे, यहां पर बेल्जियम है। इसके अलावा इसमें रूस भी है, ये सब राष्ट्र शामिल है। लेकिन बड़े काम की बात आपके यहां पर है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर जो राष्ट्र हैं वो आपका रोम है, बर्लिन है, टोक्यो है, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हुआ करते थे यहां पर। तो आपको जानना चाहिए यहां पर रोम का मतलब हमारे यहां पर इटली से है, क्योंकि दिस इज द कैपिटल ऑफ इटली। बर्लिन कैपिटल है आपके जर्मनी की, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, और टोक्यो कैपिटल है हमारे लिए जापान की। इन राष्ट्रों को धुरी राष्ट्र के तौर पर देखा जाता, यानी कि रोम को, बर्लिन को, टोक्यो को, और ये सारे राष्ट्र इन मित्र राष्ट्रों को विरोधी हुआ करते थे। तो इस समय जर्मनी का चूंकि नेतृत्व तो उस समय कौन कर रहा था, मुसोलिनी नहीं, जर्मनी नेतृत्व कर रहा है आपके हिटलर, एडोल्फ हिटलर आपके यहां नेतृत्व कर रहा है। बहुत काम की बात है आपके, ये हिटलर आपके यहां पर इसका नेतृत्व कर रहा है। आपके हिटलर का जो शासन जो रहा है इधर 10 वर्षों तक, तो कंप्लीटली हिटलर का जो नेतृत्व प्रभावशाली रहा है। इटली में मुसोलिनी था, ये सब ऐसे तानाशाह शासक कहे जाते हैं। कहीं ना कहीं हिटलर ने बड़े पैमाने पर मित्र राष्ट्रों को नुकसान पहुंचाया। ऐसा कहा जाता है पेरिस का लगभग ध्वंसन कर दिया, पेरिस को तबाह कर दिया। ऐसे समय में ब्रिटेन पर बड़ा दबाव था। जब ब्रिटेन पर दबाव लगातार बढ़ रहा था, तो ब्रिटेन पर बढ़ते हुए दबाव के चलते ही, और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने, या फिर वापस लौट के आएंगे वहीं पर, इस विषय से आगे उभरेंगे हम लोग, और चर्चिल ने दबाव स्वरूप अपने ही कैबिनेट मंत्री, उनका नाम है आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसको आप लिख लेंगे, आप यहां से नोट डाउन करेंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, यहां पर आएंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में, ये वाला इनके नेतृत्व में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लीडिंग पावर स्टैफोर्ड की है आपके, और इनके नेतृत्व में आपके यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहां 11 मार्च को या 1942 एक मिशन भेजा, जिसे हमारे यहां पर बहुत क्या महत्वपूर्ण कहा जाता है। इसको यहां सही करेंगे, थोड़ा इसको डेट सही कर लेंगे, इसको डेट सही कर लेंगे। 22 मार्च को हमारे यहां पर यह क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा।
भारत पहुंचा। आपके काम की बात यहां पे यह है कि क्रिप्स मिशन भारत आया है, किसने गठित किया है? चर्चिल ने गठित किया है। चर्चिल कौन है? तत्कालीन समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ये आपके काम की बात है। और चर्चिल जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। क्योंकि आपको जानना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, कंजर्वेटिव पार्टी लैप्स हुई, वहां से चली गई हमेशा के लिए, और फिर बाद में उसकी वापसी हुई बाद में। लेकिन यहां पर चर्चिल का जाना हुआ, कंजर्वेटिव पार्टी गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, और लेबर पार्टी का आगमन हुआ, और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने हमारे यहाँ क्लीमेंट एटली। वो लेबर पार्टी के श्रमिक दल के नेता थे वो, और श्रमिक दल के नेतृत्व में भारत को आजादी मिली। हम यहाँ बात कर रहे हैं संविधान निर्माण की। चूंकि 1940 का प्रस्ताव फेल हो चुका है, 1942 में यहां क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिस स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में जो संवैधानिक सुधारों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर भारत में आगमन हुआ, इसी को भारत में हमारे यहां और राज व्यवस्था में क्रिप्स मिशन कहा जाता है। इसी को क्रिप्स मिशन के तौर पर जाना जाता है। ये बड़े काम की बात है आपके, इसलिए काम की बात है क्योंकि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत कहीं ना कहीं पहली बार ये कहा गया कि आपके लिए व्यवस्थाओं का निर्माण होने जा रहा है, बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं आपके। और क्रिप्स मिशन के अंदर जो बात कही गई वो बहुत महत्वपूर्ण था आपके यहां, और इन प्रस्तावों में जो बात रखी गई है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव हैं। इन्होंने जो भारतीय दलों के सामने जो प्रस्ताव रखे, उन प्रस्तावों में बहुत महत्वपूर्ण था आपके युद्ध के बाद, ये रहा युद्ध के बाद संविधान सभा, यानी कि वही बात न दोहराई, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। यानी कि लिनलिथगो प्रस्ताव में भी यह बात निहित थी। और हमारे काम की बात क्या है कि पहली बार संविधान निर्माण की बात कहां हुई है? लिनलिथगो प्रस्तावों में 1940 के। दूसरी बार यह बात कहां हो रही है? 1942 के क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो मिशन भारत आया दूसरी बार। अब संविधान निर्माण की अगर बात की जा रही है आपके, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई यहां है इसमें। इन्होंने कहा इस संविधान सभा में कोई समुदाय, ये रहा कोई समुदाय, ये बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए, और इसको आपको रटना भी है यहां से। कोई समुदाय यहां पर शामिल न होना चाहे तो उसके लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा। अलग से संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा। ये बहुत यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और ये चुभने वाली बात थी, एक आघात था एक प्रकार से यहां पर आपके। ये ठीक था कि युद्ध के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी भारत को, लेकिन यहां जो बात कही कि कोई इस संविधान सभा में शामिल, कौन? समुदाय। ये बात ध्यान देंगे, समुदाय मतलब कम्युनिटी होती है। भारत में पहले से ही बहुत सारी कम्युनिटियां यहाँ पर, धर्म विशेष के लोग हैं यहाँ पर, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, एंग्लो इंडियन भी हैं, दलित समुदाय के लोग भी थे आपके, कई सारे समुदाय पहले, पारसी समुदाय के लोग थे। ये कहीं अपने लिए पहले से ही मांग कर रहे थे कि हमारे लिए संविधान सभा अलग से बने। इन्हें लगता था कि अगर एक संविधान सभा बनेगी तो इनके हितों की अनदेखी की जाएगी, इन्हें कमजोर मांगे दबाया जाएगा। क्योंकि समाज में पहले से हमारे यहाँ जो दबे कुचले लोग हैं, समाज के कमजोर वर्ग के लोग थे, उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, अन्याय हो रहे थे। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर इस संविधान सभा में रहेंगे वो जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो उन पर अत्याचार ढाए जाएंगे, उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए वो अपने लिए अलग समुदाय आपके संविधान सभा की मांग कर रहे थे। तो यहां जो बात कही इन्होंने कि युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ये भी ठीक है आपके, लेकिन जो ये बात कही ये सही बात नहीं थी आपके। और इन प्रस्तावों की एक जो बड़ी बात तो यहां पर और है, जो महत्वपूर्ण आपको जो नोट डाउन करनी है, जो आपको नंबर दिला के जाएगी और जो आपको एग्जाम में आगे भी रखेगी, वो ये था आपके कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का, या भारत को डोमेनियन स्टेट्स, इसे बोलते हैं अधिराज्य। क्या बोलते हैं इसको? अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य बोलते हैं, का दर्जा दिया जाएगा। दर्जा यानी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। इनको आप सब तीनों पॉइंटों को इनको नोट डाउन कर लेंगे। भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा,
भारत के लिए युद्ध के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी और जो समुदाय या गुट इस संविधान सभा में शामिल न होना चाहे उसके लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से इसका चुभने वाला जो पहलू है क्रिप्स मिशन का, वो पहलू आपका यहां है। इसको आप देखेंगे यहां पर, ये पहलू ये था आपके ये वाला कि जो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाह रहा है, क्योंकि भारत में ऐसे अनेक समुदाय थे जो इस संविधान सभा में शामिल होने के लिए तत्पर नहीं थे। यही कारण है कि गांधी जी ने सबसे पहले यहां पर इनका गांधी जी ने विरोध करते हुए कहा कि ये प्रस्ताव है क्रिप्स मिशन के, ये प्रस्ताव नहीं है, ये कहीं ना कहीं भारत को चिढ़ाने वाले प्रस्ताव हैं और भारत को नीचा दिखाने वाले प्रस्ताव हैं। और उन्होंने कहा ये प्रस्ताव क्या है, ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है ये? पोस्ट डेटेड चेक है, ये प्रस्ताव नहीं है। यानी कि ये उत्तर दिनांकित चेक है। इन्हें क्यों बोलते हैं? आगे की तारीख का चेक। क्या बोलते हैं? आगे की तारीख का चेक, इसी को बोलते हैं हमारे यहां। ये कई सारे नाम मैंने अलग अलग बताए आपको, क्योंकि हमारे एग्जाम में कोई सा बिंदु आ सकता है। हिंदी में इसके लिए अंग्रेजी में एक ही वर्ड रहेगा और वर्ड का नाम है ये रहा, पोस्ट डेटेड चेक। यानी क्रिप्स प्रस्तावों को गांधी जी ने, जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों गांधी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि उत्तर दिनांकित मान होता है आगे की तारीख का चेक। यानी आप भारत के लिए संविधान सभा बनाने की बात कर रहे हैं, तो गांधी ने तर्क दिया कि युद्ध के बाद क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं, युद्ध के बाद क्यों बनाना चाहते हैं आपको? अगर संविधान सभा का निर्माण करना है आपको, तो ये संविधान सभा का निर्माण युद्ध के दौरान ही करिए। अभी का जो भी आपको करना है वो युद्ध के दौरान करिए, युद्ध के बाद नहीं। क्योंकि वर्ष 1942 में कोई नहीं जानता था कि युद्ध का समापन कब होगा। कांग्रेस भी नहीं जानती थी, मुस्लिम लीग भी नहीं जानती थी, सिख दल भी नहीं जानता था, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं जानती थी, समाजवादी पार्टी भी नहीं जानती थी, जो हमारे यहाँ सोशलिस्ट पार्टी थी उस समय, तमाम हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टी थी। कोई कम्युनिटी नहीं जानती थी कि आखिर युद्ध का समापन कब होगा। क्योंकि युद्ध का समापन 1945 में हुआ, लेकिन ये बात हम आज जानते हैं, 1942 में कोई नहीं जानता था, क्योंकि इतिहास के गर्भ में ये छिपा हुआ था कि युद्ध का समापन कब होगा। लेकिन आज हमें मालूम है 1945 में हुआ। कांग्रेस को भय था कि इस बात को कहकर के युद्ध में भारतीय लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग मांग रहे हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्रिप्स मिशन यहां आ रहा है, तो आगे क्यों आ रहा है? भारतीय लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग और समर्थन लेने के लिए आ रहा है। उनका टारगेट ही ये था कैसे भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को समर्थन प्राप्त किया जाए, उसके बदले में बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए तत्पर हैं। लेकिन गांधी ने कहा कि आपके ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात ये आगे की तारीख का चेक है। यानी चेक भी है लेकिन तारीख उसमें कई वर्षों बाद की पड़ी हुई है। आपके लिए चेक कहने के लिए, लेकिन कब बनाया जाएगा, वो जिस तारीख को आपने उसमें नोट डाउन कर दिया है वो चेक उसी तारीख को बनाया जाएगा। तो आप कह रहे युद्ध के बाद आपके लिए संविधान सभा का निर्माण होगा। अब युद्ध कब खत्म होगा? तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, जब युद्ध खत्म होगा तो ही आपके लिए संविधान का निर्माण होगा। तो ना युद्ध खत्म हो और ना संविधान का निर्माण हो, ये वही वाली स्थिति हो गई। आपको सपने दिखाए जा रहे हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए आप पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई योजना नहीं है, केवल सपने दिखाए जा रहे हैं कि आपके ये सपने ऐसा किया जाएगा आपके लिए, लेकिन योजना कुछ नहीं, खाका कुछ भी नहीं आपके पास। तो ये सारे प्रस्ताव फेल हुए। इसी में आपका काम की बात है, जो हमारे एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इसी वाले मामले में जो नेहरू हैं उन्होंने और आग लगा दी। नेहरू ने इसी में जोड़ दिया एक वर्ड आपके, और उन्होंने कहा जो प्रस्ताव है क्रिप्स मिशन के, वो ये तो उत्तर दिनांकित चेक है ही, पोस्ट डेटेड चेक तो है ही, गांधी ने कहा है। इन्होंने कहा जिसका बैंक नष्ट हो चला है, जिसका बैंक नष्ट हो चला है, नष्ट हो चला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यानी कि ये इसका मतलब होता है कि आपका जो बैंक है वो दिवालिया हो चला है आपके यहां पर। यानी कि जब ब्रिटेन वाले समाप्त हो जाएंगे, जब ब्रिटेन हार जाएगा, तो आप हमारे लिए क्या संविधान बनाएंगे, क्या संविधान सभा बनाएंगे? हम खुद ही अपने लिए संविधान सभा बना लेंगे। तो क्वेश्चन आता है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो आपका उत्तर होगा गांधी जी ने कहा है। और इन प्रस्तावों किसने कहा है कि ये आपके जिसका बैंक नष्ट हो गया, या जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, या जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है, ये किसने कहा है? तो बताएंगे नेहरू जी ने कहा है। दो अलग अलग स्टेटमेंट है। पोस्ट डेटेड चेक आएगा तो गांधी जी मारेंगे, और जिसका बैंक नष्ट हो चला है तो नेहरू मारेंगे आपके। और ये दोनों जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये क्रिप्स मिशन के संदर्भ में
चूंकि हम इतिहास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको जानना चाहिए यहां पर इन्हीं प्रस्तावों के विफल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हमारे यहां आरंभ हुआ, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा विश्लेषण आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा आपको। और यहां पर आपका लाइक बनता है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का विश्लेषण विस्तार पूर्वक आपको बिल्कुल सरल भाषा में आने वाले दिनों में सारा मिलने वाला है। ये पूरा विश्लेषण डीडी बसु और लक्ष्मीकांत पर आधारित है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे दोनों पुस्तकों से बन रहे हैं। और आपके उसके अलावा इन पुस्तकों के अलावा मेरा खुद का विश्लेषण है आपके, जो करंट से जुड़ा हुआ होगा। अभी चूंकि मैं परंपरागत पार्ट पढ़ा रहा हूं, जैसे ही मैं आपके प्रैक्टिकल पार्ट पर आऊंगा तो पूरे पार्ट को आपको आज के घटनाक्रम से जोड़कर पढ़ाऊंगा। लेकिन ये घटनाक्रम का को ट्रेडिशनल परंपरागत ही पढ़ना पड़ेगा कि हमारे यहाँ लिनलिथगो प्रस्ताव कब आए, 1940 में आई। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया, क्योंकि इस प्रस्ताव में कहीं ना कहीं भविष्य की बात की गई है, जिसे भारतीय लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को क्यों फेल कर दिया, सिख पार्टी ने क्यों फेल कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि आप हमारे लिए अलग से संविधान सभा तो बन जाएगा, लेकिन हमें ये डेट बताइए, ये लिख के लाइए कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण होगा। आपने उसका नाम का उल्लेख नहीं किया है। यही सिख समुदाय के लोग कह रहे थे, यही दलित समुदाय के लोग कह रहे थे कि आपको ये बताना चाहिए कि युद्ध खत्म कभी भी हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब भी युद्ध खत्म हो तो एक दलित राष्ट्र का निर्माण होगा अलग से, और हमें कोई ऐतराज नहीं युद्ध खत्म अब हो जाए या कभी भी हो जाए आपके। लेकिन वो चाहते थे इन प्रारूपों में, इस मिशन के जो उल्लेख करके घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट लिख के लाइए कि जब भी युद्ध खत्म होगा तो एक अलग अलग मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, एक अलग सिख राष्ट्र बनेगा, एक अलग दलित राष्ट्र बनेगा, एक अलग क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा, एक अलग आपके जो सोशलिस्ट राष्ट्र बनेगा। ऐसे बहुत सारी बातें, अलग मजदूर राष्ट्र बनेगा, ऐसे बहुत सारी बात थी। तो आप कह सकते हैं इन क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में, मैं यहां लिख देता हूं आपके, एक वर्ड में खत्म कर देता हूं पूरी बात को। इन क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान निहित थे, कितने पाकिस्तान, यानी कि ये अगर प्रस्ताव पारित हो जाते या मान्य हो जाते तो भारत आपके 2-3 भागों में ना टूट करके बाद में 2 भागों में टूटा, तो ये अनगिनत भागों में टूटता आपके, क्योंकि हर वर्ग, हर समुदाय आपके अपने लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहा था। मैं आपको संविधान के पहलुओं में विस्तार से बताऊंगा संविधान क्या होता है, संविधान क्यों लाया गया। जैसा कि आप जानते हैं संविधान क्यों जरूरी है हमारे लिए, संविधान पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया बता रहा हूं आपको। जैसे ही इस प्रक्रिया से मैं आगे निकलूंगा तो वहां बताऊंगा कि संविधान जरूरी क्यों है, संविधान लाया क्यों गया हमारे लिए, आखिर ऐसा क्या हो चला जिसके चलते संविधान लाया गया हमारे लिए। बस ये प्रस्ताव फेल हुए और इसके बाद जो अगला हमारे यहाँ प्रोसीजर आया, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं हमारे यहाँ पर, उसके बाद में हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ विराम देंगे आपके और अगले चरण पे आएंगे। और यहाँ पर इन प्रस्ताव पूरी तरह फेल हुए और यहाँ पर 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है आपके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है आपके यहाँ पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसका समापन हो गया आपके और मित्र राष्ट्रों को यहाँ पर आपके विजय मिली है। आपके ये माइंड में आपके आ गया होगा, जो कि इतिहास के पन्नों से ये जुड़ी हुई बात है, यहां बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। अब जो द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मैंने पीछे बताया थोड़ी देर पहले आपको। और सत्ता परिवर्तन के केंद्र में कौन सी पार्टी है, लेबर पार्टी। ये आपको महत्वपूर्ण है। इस लेबर पार्टी को जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो लिख लेंगे, श्रमिक दल भी कहते हैं, श्रमिक दल कहते हैं। और इस पार्टी के जो मुखिया थे, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं, वो आपके क्लीमेंट एटली हैं। कौन है वो क्लीमेंट एटली हैं। इनको आप यहां से नोट डाउन कर लेंगे। ये इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बड़ा परिवर्तन आया, कंजर्वेटिव पार्टी गई, यानी चर्चिल गए, कंजर्वेटिव पार्टी के हेड थे, लेबर पार्टी का आगमन हुआ, जिस लेबर पार्टी को हम श्रमिक दल भी कहते हैं। और इसके प्रधानमंत्री कौन है, संक्षिप्त में चाहें तो आप एटली कर सकते हैं, जेटली नहीं है, ये एटली है, क्लीमेंट एटली। यहां पर इनको नोट डाउन कर लेंगे। और बस यहीं से, चूंकि जो एटली हैं वो भारत में स्वतंत्रता के पक्षधर भी हैं, एटली के बारे में कहा जाता है ये स्वतंत्र भारत के, यहां से स्वतंत्र भारत, यहां पर इसके पक्षधर थे। यहां पर ये कहीं ना कहीं इनको भारत की स्वतंत्रता का पक्षधर माना जाता है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा ये भारत के लिए एक मजबूत संविधान सभा चाहते थे,
संविधान सभा के भी ये पक्षधर थे। और बस इसी को लेकर के दो बात बताई मैंने, बात महत्वपूर्ण आपके, ये स्वतंत्र भारत के पक्षधर हैं, ये संविधान सभा के पक्षधर हैं। और बड़ी बात एक और यहां पर थी, ये आपके एक अखिल भारतीय, अखिल भारत के, अखिल भारत में होता है अखिल भारतीय, यहां पर अखिल भारत में होता है पूरा भारत संगठित हो, जो अलग अलग समुदाय के लोग अपने लिए संविधान सभा की मांग कर रहे हैं उन सब बातों को दरकिनार किया जाए और पूरे भारत के लिए एक संविधान बनाया जाए। और इसी के लिए इन्होंने, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये आपको दिख गया होगा यहां से, बड़ी महत्वपूर्ण बात। और इसी के संदर्भ में आपके इन्होंने जो बड़े काम की बात थी वो ये थी, यहां पर यहां 24 मार्च, यहां पर 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन ये आपके भारत पहुंचा, आपके कैबिनेट मिशन ये रहा। आपको जानना चाहिए ये कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, पहुंचने क्रम में यहां पर, और कै तारीख को पहुंच रहा है, 24 मार्च को पहुंच रहा है, यानी डेट लिखा दी मैंने आपको। इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्यीय, यानी ये कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। यहां बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान देंगे, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन है। और इस मिशन को हिंदी में मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहते हैं। ध्यान देंगे मेरी तरफ आपके, मंत्रिमंडलीय मिशन कहते हैं, इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन आता है भारत कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1900 आपके यही 46 को, यहां डेट भी लिख लेंगे, 1946 को यहां आया है। ये ईयर है इसका, और ये इसकी डेट है, ये इसका वर्ष है आपके 1946 आपके, इसको भी यहां नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां प्रश्न ये है इस मिशन में कौन कौन शामिल है? तो इस मिशन में आपके 3 लोग हैं आपके, और उनका नाम है आपके पैथिक लॉरेंस। इसको आप लिखेंगे यहां से, क्योंकि पैथिक लॉरेंस बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता। 3 सदस्य है आपके पैथिक लॉरेंस। दूसरे हैं आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो पहले भी यहां आ चुके हैं एक बार, और ये नेहरू के मित्र भी हुआ करते थे। इस पर एक दिन चर्चा करेंगे आपसे एक अन्य वीडियो में, और वो मेरा एक टॉपिक चालू होने वाला है आप लोगों के लिए, कुछ अनकहे और कुछ अनसुने, कुछ ऐसे पहलू जो आपने अभी नहीं सुने, आपके किसी ने छुआ भी नहीं हुआ, अनछुए पहलू, अनसुने पहलू, उन पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। और वहां कुछ विशेष स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आपके ऐसे पहलू जो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे, वो परंपरागत के ज्ञान के अलावा आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, जो हाल के दिनों में करंट से और प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल डिट्टो हुबहू वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं पढ़नी है, केवल उसी का अध्ययन करना है, उसके बाद कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और तीसरे सदस्य यहां पर आपके एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, इसको आप नोट डाउन करेंगे, एबी अलेक्जेंडर। मैं 3 नाम बताए मैंने आपको यहां पर, एक नाम बताया मैंने पैथिक लॉरेंस, एक नाम बताया मैंने आपको स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एक नाम बताया एबी अलेक्जेंडर। 3 नाम बताए, तीनों को नोट डाउन कर लेंगे। ये पैथिक लॉरेंस कौन है? ये अध्यक्ष तो है ही, ये इसके अध्यक्ष है मिशन के, ये इसके सदस्य हैं, और ये भी इसके सदस्य, यानी कि जो लॉरेंस है वो अध्यक्ष है इस मिशन के, और जो ये बात हो रही है 1946 की यहां पे पहली बात तो। लेकिन यहां पे बड़े काम की बात है, आखिर पैथिक लॉरेंस किस पद पर थे? तो उस समय ये भारत सचिव थे। क्या थे उस समय? उस समय ये भारत सचिव थे। जो काम की बात है, कौन है ये आपके भारत सचिव हैं आपके यहां से, ये रहा, ये भारत सचिव है आपके यहां से। और जो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं ये वाले, ये कौन है उस समय? तो ये समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष है। कौन है ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते थे ब्रिटेन में आपके, यहां से। ये 2 पद मैंने आपको बताए यहां से। और तीसरा जो अलेक्जेंडर है, ये नौसेना मंत्री है। कौन है ये नौसेना मंत्री हैं यहां से। नौसेना मंत्री मतलब जल मंत्री, कोई सा वर्ड आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये ब्रिटेन में इन पदों को लेकर बैठे हुए हैं आपके। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम इस तरीके से कि जो पैथिक लॉरेंस हैं वो किस पद पर थे उस समय? भारत सचिव पद पर हैं। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं वो व्यापार बोर्ड के हेड थे उस समय, और अलेक्जेंडर कौन है? तो वो नौसेना मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया आपके यहां पर, तो मैंने बताया कैबिनेट मिशन भारत कब आया है आपके, तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 3 सदस्य है, पैथिक लॉरेंस हैं, आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, और आपके एबी अलेक्जेंडर हैं। तो आप इसको शॉर्ट में करना चाहें तो इसको हम लोग एलसीए कर लेते हैं। कई बार आपको यहाँ पे
LCA ऐसे ही पढ़ लेते हैं आपके यहां से। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, 3 नाम बताया मैंने आपको। लॉरेंस अध्यक्ष हैं, क्रिप्स सदस्य हैं और अलेक्जेंडर इसके सदस्य हैं। अब प्रश्न यह है कि इसने ऐसा क्या कहा जिसके चलते भारत में संविधान सभा की नींव पड़ी और इनके चलते संविधान का निर्माण हुआ। बड़े महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है आपके, इन्होंने जो बात कही आपके, इन्होंने एक अखिल भारतीय संघ की बात कही। पहली बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने अपने सुझावों में अखिल भारतीय संघ यानी अखिल भारतीय संघ यानी कि पूरे भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। इनके सुझावों में, इनकी सिफारिशों में, सुझाव कहिए, सिफारिश कहिए, यहां से इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, इन सिफारिशों में जो बड़ी बातें आपके सिफारिशों में, इनके रिकमेंडेशन में ये बातें आई आपके कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए पूरे भारत के लिए। ये पूरी व्यवस्था यहां करी जाएगी आपके, एक संघात्मक एक ढांचा होगा भारत का आपका, ये यहां किया जाएगा। दूसरी बात आपके बड़ी बात थी, एक संविधान सभा बनेगी आपके यहां पर, संविधान सभा का निर्माण होगा, संविधान सभा का निर्माण होगा। ये दूसरी बड़ी बात यहां पर आई, निर्माण होगा। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण बात है वो यहां पर यह है कि 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा आपके, सदस्य एक सदस्य होगा यहां पे 10 लाख की आबादी पर, जनसंख्या पर। यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये आप पे काम की बात है, चुनाव जो किया जाएगा वो इनडायरेक्टली होगा यहां से, ये वाला। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी यहां पे कि यानी कि जो हमारे यहाँ क्रिप्स मिशन था, जो अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग संविधान की बात कर रहा था, अलग संविधान सभा की बात कर रहा था, इन्होंने उस बात को नकार दिया का क्रिप्स मिशन ने जो अलग समुदायों के लिए अलग संविधान सभा की बात की वो नहीं होगा। पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा बनाई जाएगी और इस संविधान सभा के अंतर्गत जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट डाउन करेंगे। इस संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या होगी, ये रहा, जो सदस्यों की संख्या होगी, जो काम की बात है, जो सदस्यों की संख्या होगी वो संख्या 389 होगी। यहां देखेंगे आप लोग, ये संख्या 389 होगी, यानी जो सदस्यगण हैं वो 389 होंगे। अब प्रश्न ये है कि 389 सदस्य हैं वो कैसे आएंगे, तो यहां ध्यान देंगे आप लोग, जो है जो 389 मेंबर है यहां पर, ये हमें इतने मेंबर चाहिए संविधान सभा के अंदर, और ये अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे, और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य लिया जाएगा यहां से। इसका मतलब हुआ आपके ये 292 सदस्य यहां पर 292 मेंबर जो होंगे आपके, ये सदस्य ये प्रांतों से होंगे। ये सदस्य यहां पर आए, ये सदस्य 292 सदस्यों को लिया जाएगा, ये प्रांतों से लिया जाएगा। प्रांत का मतलब होता है जो अंग्रेजों के अधिकार में राज्य आया करते थे, वहां से प्रोविंस स्टेट है, यहां से लिए जाएंगे। और जो 93 सदस्य हैं ये वाले, ये 93 सदस्य हैं, ये कहां से लिए जाएंगे आपके, रियासतों से, ये आपके रियासतों से लिए जाएंगे, रजवाड़ों से लिए जाएंगे आपके। और जो 4 सदस्य हैं ये वाले, जो 4 सदस्य हैं आपके यहां से, जो 4 मेंबर बच रहे हैं यहां पे, ये कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए जाएंगे, कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ, इनको आप जोड़ दें अगर आपको, तो 3 और 2 5 और 4 9, ये रहा यहां से आपके, और ये 8 और ये 389, यानी कि जो कुल सदस्य हमारे वो 389 हो जाएंगे। आप कह सकते हैं यहां पर कि संविधान सभा में 389 मेंबर होने, इनमें 292 सदस्य कहां से आएंगे, राज्यों से, जिन्हें प्रोविंस कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ये अंग्रेजों के अधिकार में आने वाले राज्य थे, वहां से लिए जाएंगे। 93 मेंबर रियासतों से, इन्हें कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, यहां से लिए जाएंगे। और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए जाएंगे। ये कमिश्नरी क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण थे। वर्तमान समय में जो यूनियन टेरिटरी वाला क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उस समय ये नहीं हुआ करते थे। उस समय इन यूटी को, यूनियन टेरिटरी को, केंद्र शासित प्रदेशों को कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। ये वो क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के सीधे अधिकार में हुआ करते थे। यानी कि आप कहेंगे क्या प्रांत अधिकार में नहीं थे, प्रांत अधिकार में थे, लेकिन ये एज लाइक आज के समय में जो हमारे यहाँ यूटी हैं, टेरिटरी क्षेत्र है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ 8 क्षेत्र है वर्तमान में, ऐसे इस समय 4 हुआ करते थे आपके। और इसी क्रम में जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं, आपको लिखने भी यहां से, जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र है ये वाले, यहां देखेंगे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके। तो इन 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में इनके नोट डाउन कर लेंगे नामों को आपके यहां से। ये रहा, एक नाम है आपके अजमेर, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, अजमेर और कुर्ग, ये नाम है आपके यहां से। ये रहा अजमेर, और हिस्सा ही करेंगे थोड़ा सा, अजमेर मारवाड़, ये राजस्थान में पड़ेगा आपके यहां से, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा पार्ट है आपके बलूचिस्तान, इसे बलूचिस्तान भी कहते हैं आपके, बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान कहते हैं इसको।
और एक पार्ट आपके यहाँ पे कुर्ग है, कुर्ग, ये कुर्ग आपके कर्नाटक में पड़ता है, आज के कर्नाटक में, और एक पार्ट था दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है इन चारों क्षेत्रों को। ये अजमेर पारवाड़ राजस्थान वाला पार्ट हो गया, आप मारवाड़ वाला, बलूचिस्तान वाला पार्ट हो गया, आज पाकिस्तान में पड़ता है। कुर्ग वाला पार्ट है जो कर्नाटक में, और आपके दिल्ली वाला पार्ट है। ये सारे पार्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है। कुर्ग वाला पार्ट आज भी कर्नाटक में, तो ये कमिश्नरी क्षेत्र हम इनको समझने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, यहां पर ए बी सी और डी, एबीसीडी, हर बच्चे को एबीसीडी याद रहती है। ए माने अजमेर, बी माने बलूचिस्तान, सी माने कुर्ग और डी माने दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं आपके जो अंग्रेजों के अधिकार में थे, और ये आज के यूनियन टेरिटरी का जा सकते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, ए बी सी डी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जो संविधान सभा में शामिल हुए। और 389 सदस्यों में एक बात यहां पर एग्जाम में और आ सकती है बड़ी महत्वपूर्ण, कि जो आपके रियासत वाले पार्ट है, रजवाड़े वाले पार्ट है, रियासत वाला, उसमें सबसे ज्यादा लोग कहां से आएंगे? जो रियासत वाला पार्ट है, रियासत वाला जो पार्ट है, ये क्वेश्चन बनता है, रियासत में कितने लोग हैं? 93 सदस्य हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा मेंबर कहां से आएंगे? तो सबसे ज्यादा मेंबर आएंगे राजस्थान से। कहां से आएंगे? राजस्थान से। और राजस्थान से जो सदस्य हैं उनकी संख्या होगी 14, इसको आप रट लेंगे यहां से। पूरे भारत से शेष आएंगे और 14 अकेले आएंगे आपके रियासत से। यहीं पर लोचा हुआ, धोखाधड़ी हुई बाद में आपके, ये सब बात तैयार हो गई कि 389 मेंबर को शामिल होना है, सब कुछ तैयार हो गया। ये जो चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, कैसे संविधान बना हमारे यहाँ पर। तो कैबिनेट मिशन ने हमारे यहाँ अलग अलग समुदायों के लिए संविधान सभा बनने वाली थी, उस व्यवस्था को नकार दिया। पूरे भारत के लिए एक संविधान सभा की बात कही आपके। कुल 389 सदस्य होने हैं, उनमें से 292 प्रांतों से आएंगे, 93 रियासतों से आएंगे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। मैंने एबीसीडी माध्यम से बता दिया इसको। लेकिन अंतिम दिनों में आपके चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही इन रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया, यानी कि जो मेंबर है 292 प्लस 4, ये कुल मेंबर 296 हुए, और इनमें से 93 ने बाद में मना कर दिया तो शामिल होने से। तो ये जो लोग जब शामिल नहीं हुए आपके, ये लोग, ये 389 यहां पर, ये कुल मेंबर आपके, ये इतने रह गए कुल मेंबर आपके, और इन लोगों ने शामिल होने से मना कर दिया। ये 93 अगर जाएंगे आपके कितने में से? 389 में से यहां से जाएंगे, तो संख्या आपके इतनी बचेगी आपको, जो मैं लिख के बताइए, 296, इतनी संख्या बचेगी आपके। यानी देशी रियासतें संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, उन्होंने कहा हमें संविधान सभा में शामिल नहीं होना है, और अंत में चुनाव जो हुए वो आपके 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए आपके यहां पर, 296 के लिए चुनाव हुए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इन सदस्यों के लिए चुनाव कराए गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ संविधान निर्माण की पूरी एक प्रक्रिया है। मैंने पहले बताया कि आखिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा अभी कि संविधान का मतलब क्या होता है, क्यों उसको लाया जा रहा है। अभी केवल एक प्रक्रिया बता रहा हूं आपको, कहां से शुरुआत हुई है। लिनलिथगो प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में 3 लोग हैं, ध्यान देंगे। क्रिप्स मिशन में 1 सदस्य आया है, वहां पे 1 सदस्य है वो आपके, और ये पूरी व्यवस्था चली। कितने सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है? अंतिम रूप से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अब यहां पर भी इनमें क्या, कितने वर्ग के लोग, हमारे कई अलग अलग वर्ग के लोग थे, 296 सदस्य हैं। ये किन किन वर्गों से लिए जाएंगे तो आपको जानना चाहिए। ये जो 296 सीटें हैं, जब इनके लिए चुनाव कराए गए आपके यहां पर, जब चुनाव यहां पर हुए, जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, तो इन चुनावों का जो परिणाम आया, वो परिणाम भी कुछ इस कदर से आया था आपके देखने के लिए यहां पर। यानी 208 सीटें यहां से कांग्रेस को मिली हैं, जिसे आप आईएनसी कहते हो, आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हो, यहां से आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहीं से 73 जो सीटें, 73 सीटें हैं, ये मुस्लिम लीग को मिली हैं। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ये मुस्लिम लीग की सीटें यहां से जो इसे मिली हैं, मुस्लिम लीग को। और जो शेष सीटें बची हैं आपके 15 सीटें, जो 15 सीटें बची हैं आपके, ये अन्य लोगों को मिली हैं। अन्य यानी कि जो निर्दलीय थे, अन्य दलों को ये 15 सीटें मिली हैं आपके अन्यों को। यानी कुल अगर जोड़ दिया जाए इनको आपके यहां से, तो ये कितनी बैठेंगे आपके? 296 सीटें बैठेंगे, इतनी सीटें बैठेंगे आपके। ये रहा, इनके लिए चुनाव हुआ है आपके, यानी 208 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। अब आपको जानना चाहिए बहुमत के लिए कितना आंकड़ा चाहिए। 296 का आप आधा कर दीजिए तो 148 आएगा। तो अगर इसको बहुमत चाहिए आपको, तो 149 से आपका बहुमत बन जाता है।
यानी किसी कार्य को करने के लिए आपको आधे से एक ज्यादा चाहिए होता है, जिसे मेजोरिटी नंबर कहा जाता है। अगर 149 मेंबर हो जाते हैं तो इसे कहेंगे बहुमत का आंकड़ा, मेजोरिटी नंबर कहेंगे। अब मुस्लिम लीग को लगा कि हमारे हितों की देखरेख नहीं की जाएगी, मुस्लिमों के हितों की अनदेखी की जाएगी। मुस्लिम लीग ने यहीं पर इस संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया। उन्होंने कहा हमारी स्थिति संविधान सभा में बहुत कमजोर है, हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग करने का मुद्दा उठाया। यही कारण है कि इस घटना के बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, जो काम की बात है आपके, जो हमारे एग्जाम में अक्सर आती है, यहां 16 अगस्त 1946 को ये रहा, और डायरेक्ट एक्शन डे, ये रहा डायरेक्ट एक्शन डे। ये हमारे एग्जाम में अक्सर आता है कि डायरेक्ट एक्शन डे किसने मनाया, किसके नेतृत्व में, तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया और कहा हमें इस संविधान सभा में शामिल नहीं होना है। और यहीं पर वो हिंसा फैली। इतिहास गवाह है इस बात का कि आजादी से लगभग एक साल पहले, क्योंकि इस घटना के एक साल बाद भारत को आजादी मिली 1947 में 15 अगस्त को, तो लगभग एक साल हो जा रहा है यहां पर। इस घटना से, भारत की आजादी से लगभग एक साल पहले, ये भारत पर, भारत की आत्मा पर, भारत माता पर ये ब्लॉट है, एक दाग है, धब्बा है। यहां पर इतने सांप्रदायिक दंगे हुए, बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग ने यहां हिंसा फैलाई और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर हिंदुओं को काटा गया, कई समुदाय के लोगों को काटा गया, मारा गया, और प्रतिक्रिया हुई, हिंदुओं ने भी प्रहार किया, हिंदुओं ने मारकाट मचाई। तो ये वो घटना है, सांप्रदायिक दंगों का नाम चढ़ गया। इसी घटनाक्रम में आता है नोआ खली के दंगे, जिन पर चर्चा मैं इतिहास में करूंगा, यहां नहीं कर रहा हूं कि नोआ खली के दंगे क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, अक्सर एग्जाम में आते हैं नोआ खली के दंगे। फिलहाल कांग्रेस की यहां पर सीटें ज्यादा मिली हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और बाकी ये सीटें मिली आपके। और संविधान सभा ने अपना यहां पर एक रूप लिया आपके, और आपको जानना चाहिए कि संविधान सभा बनकर तैयार हुई हमारे अंदर, और संविधान सभा बनकर तैयार हुई तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इस संविधान सभा ने अपना कामकाज कब आरंभ कर दिया। संविधान सभा की आखिर पहली बैठक का प्रारूप क्या आया मामला, तो संविधान सभा की, यहां पर संविधान सभा की जो पहली बैठक है, यहां पर हम यहीं से बात कर लेंगे, जो संविधान सभा की पहली बैठक है यहां पर, तो पहली बैठक जो हो रही है संविधान सभा की, तो पहली बैठक हो रही है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 9 दिसंबर को हो रही है। कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। इसको आप याद कर लेंगे यहां पर। और कहां हो रही है? दिल्ली में हो रही है। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हो रही है, और इस बैठक के जो अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष हैं, इस बैठक की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आपके, अध्यक्षता कर रहे हैं यानी अध्यक्ष हैं, वो कौन है आपके? एसएन सिन्हा, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत बहुत ये योग्य व्यक्ति थे, जीनियस व्यक्ति थे, और काफी सीनियर भी हैं ये। एसएन सिन्हा को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो आप बताएंगे एसएन सिन्हा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के अध्यक्ष थे, और इस सभा की जो अध्यक्षता की गई यहां पर। और इस सभा के दौरान जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, या विभिन्न बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई इस बैठक के दौरान। और इसके बाद जब 11 दिसंबर को, यहां 11 दिसंबर, ये बड़ी महत्वपूर्ण डेट है हमारे लिए, यहां पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यहां पर आपका बनाए गए। तो वो स्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा के बनाए गए आपके स्थायी अध्यक्ष, वह और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस सभा के यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न कहते हैं आपको, देश रत्न के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न कहते हैं आपको। आप इस सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, और आपके नेतृत्व में यह संविधान सभा आगे बढ़ी, आगे चली आपके, और इस संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। एक क्वेश्चन जो हमें बार बार आता है एग्जाम में, वो एक क्वेश्चन आता है, नेहरू से क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान लागू होने तक और स्वतंत्रता के बाद, यानी कहूंगा भारत का संविधान लागू होने तक और स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ कौन से कानून ने कार्य किया। ये क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान लागू होने तक और स्वतंत्रता के पश्चात किस कानून ने हमारे काम किया, तो आप बताएंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम। फिर बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने हमारे यहाँ काम किया है, क्योंकि संविधान तो हमारे यहाँ बना ही नहीं है, संविधान हमारे यहाँ अभी लागू भी नहीं हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण था, तो ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पर इस घटना के बाद जो 13 तारीख को, कौन तारीख को? 13 तारीख को, यहां पर इस डेट को भी लिख लेंगे यहाँ पे, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने, पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष अपने उद्देश्य प्रस्तावों को, कौन से प्रस्तावों को, अपने उद्देश्य प्रस्तावों, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन से उद्देश्य प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इन उद्देश्य प्रस्तावों को यहां पे लिख लेंगे आप लोग, इन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा ने, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा ने, यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, पीछे एक वीडियो में शॉर्ट में चर्चा कर चुका हूं, आपसे बताया भी है मैंने। संविधान सभा ने यहां 22 जनवरी, इस डेट को आप याद कर लेंगे यहां से, 22 जनवरी 1947 को, 1947 को स्वीकार कर लिया। यहां से क्वेश्चन आएगा। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये संविधान की आधारशिला बने बाद में आपके, और यहीं से संविधान की नींव पड़ी आपके और सारा कामकाज आरंभ हुआ यहां से। ये सारे पहलू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं इन सारे घटनाक्रमों में एक व्यक्ति है जो की बहुत बड़ी भूमिका है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान की प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष बनाए गए आपके, और वो डेट आती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया। भारत में प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। तो उसका निर्माण कब हुआ है और कितने सदस्यों वाली वो समिति है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे यहीं से। इसी के बाद में आपके, तो मैंने 3 बार बताई, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और 11 दिसंबर को इसके पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां ध्यान देने की बात है, अगर क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे एस एन सिन्हा, जिन्हें सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं, आपके पहले अध्यक्ष हैं। यद्यपि वो इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं, लेकिन हम पहले अध्यक्ष वही रहेंगे, चाहे अस्थायी हो या कोई भी हो, तो पहले अध्यक्ष वही बताएंगे। लेकिन संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। और संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावों को किसने प्रस्तुत किया, क्या बताएंगे, डॉक्टर, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। और उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया है, तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है, यानी एक्सेप्ट किया गया है। अब प्रश्न आएगा हमारे यहाँ, जो संविधान के निर्माण के लिए जो समितियां बनी हैं, उन समितियों का निर्माण, कुल कितनी समितियां थी, उन समितियों महत्वपूर्ण समितियां कितनी हैं, तो आपको जानना चाहिए। कुल महत्वपूर्ण समितियां 8 ही हुआ करती थी, काम कर रही थी उस समय आपके, और उन 8 समितियों ने सारे कामकाज को अंतिम रूप दिया। यद्यपि कुछ समितियां 22 समिति तक हो चुकी थी वहां पर, लेकिन 8 समितियों ने सारा कामकाज संभाला। इनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। कौन सी, प्रारूप समिति, कौन सी, ये प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आता है, इसी को मसौदा समिति भी कहते हैं, हिंदी बोलते हैं मसौदा समिति। और इस समिति का जो गठन हुआ है आपके, जो हमारे एग्जाम बार बार आता है, वो है आपके, जो बड़ी महत्वपूर्ण डेट है 29 अगस्त, यहां पर 29 अगस्त 1947 को, ये रहा, यहां इसको डेट को कर लेंगे। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, BR अंबेडकर, यहां से BR अंबेडकर। और इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल सदस्य थे, कुल टोटल ऑफ इनके सहित कुल सदस्य 7 हैं, इनकी संख्या आपके, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं और इनके अलावा 6 लोग और हैं। तो इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है। ऐसे बहुत सारी समिति बनी, संघ समिति, प्रांतीय समिति, झंडा समिति, बहुत सारी मूल अधिकार समिति, कई सारी समिति बनी है। उन पर मैं बारी बारी से आपसे चर्चा करूंगा आगे अपने अन्य वीडियो में। मैं फिर कहूंगा, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपके बीच में आज से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के साथ, संविधान क्या है, संसद क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, विधायिका क्या है, ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर, विविध पहलुओं पर मैं बारी बारी चर्चा करूंगा आपके। और आपके लिए इसके आगे एक विस्तार वाली क्लास आगे लेने के आने वाला हूं। ये मैंने आपको थोड़ा समझाया है आपके कि संविधान कैसे बनाए, और इन्हीं के लिए कर लेंगे क्वेश्चन, संविधान का निर्माता कौन है, तो एक ही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। संविधान का शिल्पी कौन है, एक ही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। संविधान का शिल्पकार कौन है, एक ही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। संविधान का पिता कौन है, एक ही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। संविधान का जनक कौन है, एक ही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। संविधान का फादर कौन है, भीमराव अंबेडकर। कोई सा उत्तर आ जाए। संविधान का आर्किटेक्चर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें संविधान का शिल्पी कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं, निर्माता कहते हैं, बहुत सारे इनके नाम है आपके, और इनके नेतृत्व में
संविधान का प्रारूप बना और उसी प्रारूप के आधार पर संविधान को अंतिम रूप दिया गया। इन पर बहुत सारे पहलुओं पर आपसे आगे चर्चा जारी रखूंगा आपके। और यहां पर आप लोग जानते हैं जो संविधान का जो निर्माण हो रहा है आपके, तो उसके अन्य एक पहलू पर मैं आगे विस्तार से आपको इसका एक अन्य पार्ट लेकर आऊंगा कि संविधान की अनुसूचियां क्या होती हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, कैसे वो लाए गए हैं, उन अनुच्छेद का क्या महत्व है, कौन कौन से वो आर्टिकल हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां जिन्हें शेड्यूल कहते हैं वो कैसे प्रभावी हुए, और किसने संविधान को कहा है भारतीय संविधान का अर्ध संघात्मक राज्य का है, और किसने कहा है कि संविधान जो है वो आपके संघात्मकता के तंग ढांचे में एक नहीं डाला जा सकता है। ये किसका स्टेटमेंट है आपके। इन सारे पहलुओं पर मैं अपने अन्य अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक लगातार बने रहेंगे, चीजों जुड़े रहेंगे आपके, और इन सारे पहलुओं पर मैं आपसे अपने आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप लगातार जुड़े रहेंगे, इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे आपके, और जितनी क्लास आपकी आ रही हैं इन सबको नोट डाउन करते जाएंगे। आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।